गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे पाठ संस्कृतियों में टकराव को हमारे नए बिंदु यूरोप वासियों की खोज यात्राएं से आगे बढ़ाएंगे कि जो संस्कृतियों में टकराव हुआ, तो पिछली 2 कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार यूरोपीय नाविकों ने साहसिक काम करते हुए अटलांटिक महासागर को पार किया। और उस घटना को किस नाम से बताया गया था? अटलांटिक पारगमन। अब यहां प्रश्न एक अराइज हो जाता है कि जो ये साहसिक कार्य किए, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किए? ऐसा क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में आकर के अचानक इन नाविकों ने बहुत अधिक समुद्री यात्राओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और अटलांटिक महासागर को पार कर पाए और उन अनजान मुल्कों की बड़ी खतरनाक यात्राएं इन्होंने की? तो उसके पीछे कुछ कारण रहे। पहला कारण कुतुबनुमा यंत्र, इसको दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। इसका निर्माण हो गया था, जो जहाजों के ऊपर लगाया जाता था, उससे नाविकों को अपनी सही दिशा का ज्ञान हो जाता था, जबकि पहले वो दिशाओं को अपने केवल अनुमान से ही तय करते थे। इस दिशा सूचक यंत्र के आ जाने से अब यात्री जो है खुले समुद्र में सही दिशा की जानकारी हासिल कर सकते थे। नंबर 2, जहाजों में सुधार। पहले जो जहाज होते थे वो बड़े छोटे होते थे और उनकी गति बहुत कम होती थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के अंदर जहाजों के निर्माण में भी क्या हुआ? सुधार हुआ और बड़े बड़े विशाल जो है जहाजों का निर्माण हुआ। तीसरी बात थी अस्त्र शस्त्र का उपयोग। जहाजों को अस्त्र शस्त्रों से भी लैस किया गया। इसके कारण जहाजों को समुद्र के अंदर जो समुद्री लुटेरे होते थे उनका वो मुकाबला करने में सक्षम थे। चौथी, टोलेमी की ज्योग्राफी पुस्तक। मिस्रवासी था, कई बार आ जाता है टोलेमी पर नोट लिखे तो टोलेमी कहां का रहने वाला था? मिस्र का रहने वाला था। और इसकी जो है खगोल विज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि थी और इसको जानने के बाद उसने अपने सारे विचार एक ग्रंथ में लिखे जिसका नाम था ज्योग्राफी। और इस ग्रंथ के अंदर उसने महासागरों की चौड़ाई के बारे में और इसके अलावा जो है विभिन्न जो क्षेत्र थे उसके बारे में किसके जरिए बताया? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के। इससे क्या होता था कि प्रत्येक नाविक को एग्जैक्ट जो है अपनी स्थिति का पता लगता रहता था। तो ये सारे के सारे जो रीजन थे, इसकी वजह से महासागरों के अंदर नाविकों ने अपने जहाजों को उतारने में साहसिक जो है काम किया, या हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने बड़ा जो है रिस्क लिया। और नंबर 5 पे आता है शासकों द्वारा सहयोग, कि जो स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक हैं वो खुद भी जो है इन खोज यात्राओं में जुड़े रहे और खोजी यात्रियों को समय समय के ऊपर प्रोत्साहित भी किया।
और उसका नतीजा ये निकला कि इन लोगों ने अपनी खोज से जो पुरानी दुनिया थी उसको नई दुनिया से जोड़ दिया। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेन के जो लोग हैं वो बड़े साहसी थे, लेकिन इनसे पहले भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने समुद्री यात्राएं की थी। इसमें कौन लोग आते थे? अरबी लोग थे जो भारत तक पहुंचे, चीनी लोग थे जो भारत तक पहुंचे, और खुद जो है भारतीय लोग भी थे जिन्होंने विभिन्न समुद्री मार्गों की जो है क्या की थी, यात्रा की थी। और ये लोग भी जो है नाविक जो हैं अपने जलयानों में बैठ करके महासागरों को पार कर चुके थे। और नॉर्वे के जो जलदुश्य जो शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नॉर्वे के जो समुद्री जो लोग थे उन्होंने भी जो है 11वीं शताब्दी के अंदर कहां पर पहुंच गए थे? ये लोग उत्तरी अमेरिका तक पहुंच गए थे। अब बात आ जाती है कि जो स्पेन के और पुर्तगाल के जो शासक है, ये प्रश्न भी राइज होगा हमारे यहां कि वो समुद्री खोज के लिए इतना धन क्यों देते थे, क्या कारण था? तो इसके कुछ मिले जुले रूप हमें देखने को मिलते हैं कि ये लोग इन समुद्री यात्राओं को क्यों महत्व देते थे। तो पहला जो महत्व है वो ये था कि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही थी। यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि जो प्लेग जैसी भयंकर महामारियां यूरोप में फैली तो उसने आबादी के बहुत बड़े भाग को क्या कर दिया था? उजाड़ दिया था। दूसरी बात क्या थी? सोने चांदी की कमी हो गई थी। जो ये यूरोपीय देश व्यापार करते थे सोने चांदी से, तो इनके भंडार धीरे धीरे क्या हो रहे थे? खत्म, क्योंकि यूरोपीय चांदी का बहाव किस ओर हो गया था? भारत की ओर हो गया था। इसके अलावा इटली के नगरों की समृद्धि, इस दौरान इटली के जो नगर है वो व्यापारिक रूप से समृद्ध हो गए थे, इसलिए व्यापार का केंद्र बिंदु कहां चला गया था? इटली में चला गया था। इस कारण यूरोपीय लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई? कमजोर। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था नंबर 4, कुस्तनतूनिया पर अरबों का अधिकार। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कई बार यह प्रश्न आ भी जाता है, कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने कब अधिकार किया? तो 1453 ईस्वी में। और जो व्यापारिक मार्ग थे उसके ऊपर अरबों के तुर्कियों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? तुर्कियों का। और इन क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति यूरोपीय व्यापार करता था उससे भारी कर लिया जाता था, जिससे वस्तु का मूल्य क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। तो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने की वजह से अब स्पेन के लोग उन क्षेत्रों से व्यापार नहीं कर सकते थे। अगर व्यापार करना होता तो उनको भारी क्या देना पड़ता? कर। इसलिए यूरोपीय लोग नए समुद्री मार्गों की खोज करना चाहते थे। नए समुद्री मार्गों की क्या करना चाहते थे? खोज करना चाहते थे, ताकि उन्हें तुर्कों को भारी कर ना देना पड़े। और नंबर 5 था ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार। जो यूरोपीय और स्पेन और पुर्तगाल और फ्रांस के जो लोग थे वो ईसाई धर्म का भी क्या करना चाहते थे? प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। और उसका एग्जाम्पल हमने देखा था, हमारा एक अध्याय आया था, अध्याय नंबर 4, इस्लाम का उदय और विस्तार, जिसके अंदर हमने धर्म युद्धों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? धर्म युद्धों के बारे में पढ़ा था। तो इससे यह पता लगता है कि ईसाई धर्म का भी जो है लोग प्रचार करना चाहते थे। और इसके अलावा यूरोप के अंदर एशिया के साथ व्यापार को भी फलीभूत करना चाहते थे। तो इस कारण स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक थे उन्होंने क्या किया कि अपने जो नाविक हैं उनको प्रोत्साहित किया कि वो नए समुद्री मार्गों की खोज करें। इसके अलावा यूरोपीय लोगों के अंदर सोने और मसाले की जो खोज है उसकी बात भी ये लोग सोचने लगे थे। और इसलिए जो है उनका ध्यान किसकी तरफ अग्रसर हुआ? अफ्रीका की तरफ, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उस समय सोने के बहुत अधिक भंडार मिलते थे। और
इस दौरान एक छोटा सा देश था पुर्तगाल, इंपॉर्टेंट पर्सन है यहां पर। पुर्तगाल जो है वो 1139 में स्पेन से अलग हुआ। स्पेन से क्या हुआ? अलग। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको नोट करते रहना आप। ये पर्सन बहुत बार पूछा जाता है कि जो पुर्तगाल है वो स्पेन से कब अलग हुआ, तो एक 1139 में अलग हुआ और स्वतंत्र होने के बाद इसने अपने राज्य को बहुत अधिक विकसित किया और अपना विकास किया। और यहां का जो राजकुमार था हेनरी, वो खुद एक नाविक था। किसके नाम से मशहूर था? नाविक के नाम से। पर्सन आ जाता है कई बार कि पुर्तगाल के उस राजकुमार का नाम बताइए जो नाविक के नाम से क्या था? मशहूर था। तो उसका नाम क्या था? हेनरी। और उसने जो है अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और स्यूटा एक नगर था उसके ऊपर आक्रमण किया उसने 1415 में, और उसने अपने अधिकार में ले लिया। और उसके बाद और भी जो है अभियान पुर्तगालियों ने चलाए और अफ्रीका के अंदर जो है अपने क्या स्थापित किए? उपनिवेश। और वहां के लोगों को गुलाम बना करके, जो अफ्रीका के लोग थे उनको क्या बनाया? गुलाम बनाया। और वहां की जो मिट्टी थी उसमें सोने के कण थे। किसके कण थे? सोने के कण। तो उन गुलामों को उस मिट्टी की जो स्वर्ण धूलि थी उसको अलग करने में क्या कर लिया? लगा लिया। और स्पेन के लोगों ने भी जो है अपने आर्थिक कारणों के चलते लोगों को महासागरी सूरवीर बनने की तरफ प्रोत्साहन दिया। और धर्म युद्धों की जो याद है और रिका क्विस्टा की सफलता ने जो उनकी निजी भावनाओं को क्या कर दिया? उत्साहित। रिका क्विस्टा जो है ईसाइयों की किसके ऊपर विजय थी? अरबों पर। यानी कि ईसाइयों ने अरबों को क्या कर लिया था? जीत लिया था। अरब जो प्रायद्वीप है उसको जीत लिया था। ये उनकी क्या थी? सैनिक विजय थी। और इसने जो है क्या किया था? जो अरबों के कब्जे के अंदर उनका जो ये द्वीप था फिलिस्तीन, उसको क्या कर लिया? छुड़ा लिया। और इससे भी जो है इकरारनामों की शुरुआत हो गई। राजा जो है एक इकरारनामा करता था, उस इकरारनामे को बोला जाता था कैपिटुलिसियोन। क्या बोला जाता था? कैपिटुलिसियोन के नाम से जाना जाता था इन इकरारनामों को। और ये इकरारनामे राजा किसके साथ करता था? अपनी सेना के साथ करता था। और इन्हीं इकरारनामों के तहत वो अपने सैनिकों को ये कहता था अगर आप जीतने वाले अभियानों में हमारे साथ रहेंगे तो आपको बड़ी बड़ी पदवियां दी जाएगी। और राजा उन जीते हुए जो प्रदेश होते थे उसके ऊपर क्या कर लेता था? शासनाधिकार कर लेता था। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता था? कैपिटुलिसियोन। इनको क्या बोला जाता था? इकरारनामा बोला जाता था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है अटलांटिक पारगमन। अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि किस प्रकार जो है स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने अटलांटिक महासागर को पार किया, जिसके अंदर पहले लोग जहाज उतारना तो दूर की बात है उसके पानी से भी डरते थे। लेकिन यह काम पूरा किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये व्यक्ति जो है भाग्य में विश्वास करता था। किस में विश्वास करता था? भाग्य में। और एक संत ने उसकी हस्तरेखाएं देख करके बताया था कि भविष्य के अंदर आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा लिखी है। आप कहां जाएंगे? पश्चिम देश से किस देश की ओर जाएंगे? पूर्व देशों की ओर यात्रा करना आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और जब इस व्यक्ति ने, एक खगोल यात्री और एक खगोलवेत्ता भूगोल वैज्ञानिक कार्डिनल पियरे डियली की एक रचना थी इमेगो मुंडी, उस पुस्तक से ये बहुत ज्यादा क्या हुआ? प्रभावित हुआ। और इसने जो है अटलांटिक महासागर में जाने की योजना बनाई और अपनी वो राजा योजना जो है वो पुर्तगाल के किसके पास लेकर के गया? पुर्तगाल के राजा के पास।
पुर्तगाल के राजा के पास वो लेकर के गया, लेकिन पुर्तगाल के राजा ने उसकी इस योजना को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसने यहीं पर भी हार नहीं मानी और उसकी योजना को जो है किसके पास लेके गया, वो स्पेन के राजा के पास। और स्पेन के राजा ने उसकी योजना को स्वीकार कर लिया और उसे पूरा करने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस 3 अगस्त 1492 को पालोस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज लेकर के रवाना हो गया। और इसके साथ उसके कई साथी भी मौजूद थे और इसका जो बेड़ा था बहुत छोटा था और उस बेड़े का नाम था शांता मारिया। क्या नाम था? शांता मारिया बेड़े को लेकर के चला, जिसके अंदर एक छोटी नाव थी और 2 क्या थे? कैरेवल। अब हम यहां पर नाव शब्द के बारे में जानेंगे। जो नाव शब्द है वो स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है भारी जहाज। क्या मतलब होता है इसका? भारी जहाज। और यह शब्द अरबी से स्पेनिश भाषा में आया था और इस भारी जहाज को लेकर के वो चला था। और इसके जो 2 कैरेवल थे, पिंटा और नीना थे, और पिंटा और नीना के ऊपर इसके अन्य जो है नाविक सवार थे। और खुद जो है इसने अपनी कमान जो संभाली थी वो किसकी संभाली थी? शांता और मारिया जो जहाज था उसके ऊपर सवार कौन था? खुद क्रिस्टोफर कोलंबस। और इसके साथ 40 के आसपास कुशल नाविक भी थे। और जो व्यापारिक जो पवनें होती हैं जो जहाज को आगे बढ़ाने में मदद करती है, उन व्यापारिक हवाओं के सहारे इनका बेड़ा आगे बढ़ा और 33 दिन तक लगातार यात्रा करने के बाद इन्हें तट के दर्शन नहीं हुए। और यहां पर सभी नाविक परेशान हो गए कि पता नहीं अब कितने दिन की और यात्रा करनी पड़ेगी। उनका भोजन भी क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था और नाविक जो है वापिस लौटने की सोच रहे थे। लेकिन आखिरकार 2 दिन बाद कोलंबस को 12 अक्टूबर 1492 के अंदर जमीन दिखाई दी। और इस जमीन को कोलंबस ने क्या समझा था? भारत समझा। और वो स्थान जो है क्या था? भारत नहीं था बल्कि बहामा का द्वीप था। किसका द्वीप था? बहामा। किसका द्वीप था? बहामा द्वीप था और उसका नाम था गुआना हानी। यहां पर जो है कोलंबस पहुंचा था और ये जो क्षेत्र था ये छिछले समुद्र से घिरा हुआ था। और इसका जो बहामा नाम है वो यहाँ के स्पेनिशों ने बाजामार के नाम पर दिया था। किसके नाम पर दिया था? बाजामार के नाम पर दिया था, क्योंकि जो छिछला समुद्र था उसे स्पेनिश भाषा में क्या बोला जाता था? बाजामार बोला जाता था। तो यहां पर अरावाक समुदायों के लोग रहते थे। किसके समुदायों के लोग रहते थे? अरावाक। जब ये पाठ स्टार्ट हुआ था तब हमने इस समुदाय के बारे में जाना था। और ये जो लोग थे इन्होंने जो है हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये लोग शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। जो स्पेन के नाविक जो यहाँ पहुंचे तो उन लोगों के साथ इन्होंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, उनके साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अपना जो खाना पीना था वो नाविकों के साथ बैठ कर के खाया। और कोलंबस जो है इनकी सुधारता से जो है बहुत प्रभावित हुआ। और ये लोग जब अपनी यात्राएं करते थे तो अपने साथ एक लॉन्ग बुक रखते थे। क्या रखते थे? लॉन्ग बुक, जिसको क्या बोला जाता था? रोजनामचा। रोजनामचे का अर्थ है जो हर रोज की घटनाएं होती थी उनको ये अपनी इस पुस्तक में क्या कर देते थे? दर्ज कर देते थे। तो ये जो सारी बातें हमें यहां देखने को मिली कि वो लोग उदार थे, इन सभी का वर्णन कोलंबस ने अपने किस में किया था? लॉग बुक में किया था। और ये लोग ऐसे थे कि अपना सब कुछ दूसरे व्यक्ति को आतिथ्य के अंदर अपना सब कुछ देने को तैयार रहते थे। और ये इतना प्यार करते थे कि मानो उनका कलेजा ही क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और कोलंबस ने फिर गुआना हानी के अंदर किसका झंडा गाड़ दिया? स्पेन का, क्योंकि स्पेन के राजा ने ही उसको क्या दिया था? धन दिया था।
और वहां पर इसने ईसाई धर्म का प्रचार कर दिया और इस द्वीप का नाम रखा उसने सेन सेल्वाडोर। इस द्वीप का नाम क्या रखा उसने? सेन सेल्वाडोर। और वहां इसने क्या की? एक सार्वजनिक उपासना करवाई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वहां का क्या घोषित कर दिया? वायसराय। और वायसराय का अर्थ होता है राजा का स्थान लेना, अर्थात उसका प्रतिनिधि, राजा के मुकुट का प्रतिनिधि, कि राजा के नाम पर यहां पर शासन चलाने का अधिकार किसे मिला है? मुझे मिला है। और अपने आप को उसने क्या कर दिया था? वायसराय जो है घोषित कर दिया था। और उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़े द्वीप समूह के ऊपर जो है पहुंचा, जिसका नाम क्या था? क्यूबा। क्या नाम था? जापान क्यूबा स्केन। और इसको इसने क्या समझ लिया था? ये तो सोच रहा था कि ये एशिया महाद्वीप में है, जापान समझ लिया था। और उसका जो है इन्होंने दो नए जो है द्वीप समूह थे यहां पर, किस्केया और हास्पानियोला, इनके ऊपर भी इसने अधिकार कर लिया। और ये दोनों के दोनों क्षेत्र आजकल नए राज्यों के अंदर गठित है। आज वर्तमान में इनका नाम क्या है? हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक। ये जो दोनों के दोनों जो द्वीप हैं वो आजकल इन दोनों नामों से क्या किए जाते हैं? जाने जाते हैं। इनके अंदर बटा हुआ है। और इसने आगे बढ़ने के लिए उनके स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया। उसको जो है तत्काल ही सोना प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसने खोजकर्ताओं से सुना हुआ था कि हास्पनियोला के अंदर, किसके अंदर? हास्पानियोला के जो भीतरी क्षेत्र है उसकी जो पहाड़ी जलधाराएं हैं उसके अंदर क्या है? सोना है। और कोलंबस और उसके साथी जो है उसे प्राप्त करने के लिए जो है आगे बढ़े, लेकिन यहां वो दुर्घटनाओं में फंस गया। क्यों फंस गया? हमने जब पाठ स्टार्ट हुआ था तो एक खुंखार कबीले के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था कैरिब। इनके विरोध का जो है इसे सामना करना पड़ा और नाविक भी जो है यहां पर बड़े थक गए थे और वो जल्दी ही घर लौटना चाहते थे। और वापसी की यात्रा उनकी बड़ी कठिन हुई। क्यों हुई? जिन जहाजों को उसने किनारे पर लगाया था उनके क्या लग गई थी? दिमक लग गई थी। क्या लग गई थी? दिमक लग गई थी। बहुत से जहाज उसके क्या हो चुके थे? कमजोर हो चुके थे। तो इस संपूर्ण यात्रा के अंदर उनको कितने सप्ताह का टाइम लगा था? 32 सप्ताह हो गए थे उनको अपने घर से निकले हुए। और हर नाविक को अपने घर की क्या सता रही थी? याद सता रही थी। और फिर वापिस जो है कोलंबस जो है अपने यात्रियों के साथ कहां पर निकल गया? वापिस अपने देश की यात्रा के लिए। और दक्षिणी अमेरिका की जो मुख्य भूमि इसने खोजी थी उसके तटवर्ती इलाकों के ऊपर अपना पूरा खोज काम किया। और इन यात्राओं से पता चलता है कि स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप क्या कर लिया था? खोज लिया था। और जिसका नाम क्या था? अमेरिका महाद्वीप। कोलंबस पहुंचा तो था किसके लिए? खोज के लिए, भारत की। लेकिन वो पहुंच कहां गया गलती से? अमेरिका महाद्वीप में। और कोलंबस की जो है सबसे खास उपलब्धि, कई बार पूछ लिया जाता है खास उपलब्धि क्या थी कोलंबस की, तो पहली जो उसकी खास उपलब्धि थी वो अनंत जो समुद्र है उसकी सीमाएं खोजी इसने। उसकी सीमाएं क्या कर ली? खोज ली। पहला रीजन। दूसरा जो कारण है इसको जो है बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो उसने ये खोज दिया था कि अगर 5 सप्ताह तक लगातार एक दिशा में जहाज को आगे बढ़ाया जाए तो तट पर पहुंचा जा सकता है दूसरी ओर। यानी कि दूसरी दिशा में हम उस समुद्र के किस पर पहुंच सकते हैं? तट पर जो है पहुंच सकते हैं। और ये सारी चीजें किससे संभव हुई थी? कोलंबस की खोज यात्राओं से। यहां कुछ एक महत्वपूर्ण हमारे पास डेट है। फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये। कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की? तो 1492 में। कब की थी उसने? 1400, ध्यान से देखेंगे आप इसको, 1492 में। कब की थी? 1492 के अंदर। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 में भारत पहुंचा था। इसके अलावा अमेरिगो वेस्पुसी ने
अमेरिका के तट को कब देखा? 1499 में। कोर्टेस ने एस्टेक लोगों को हराया कब? 1521 में। पिजारो ने इक्का राज्य को जीता 1532 के अंदर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे यहां की अमेरिका जो महाद्वीप है उसका नाम अमेरिका क्यों पड़ा। तो कोलंबस जब वापस वहां से लौट आया तो जो अमेरिका का जो पश्चिमोत्तर भाग था उसका नाम जो है कोलंबस के नाम पर क्या लिखा गया? कोलंबिया। क्या लिखा गया? कोलंबिया नामकरण किया गया। जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है वो जो क्षेत्र कोलंबिया के नाम से मशहूर है, ये कोलंबस के नाम पर पड़ा। इसके बाद में इस इलाके में हालांकि कभी भी जो कोलंबिया इलाका है इसके अंदर जो है कोलंबस कभी भी नहीं गया था। उसके द्वारा जो दो खोजे गए जो महाद्वीप थे, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो नामकरण है वो अमेरिका जो है वो किसके आधार पर किया गया था? फ्लोरेंस, जर्मनी का, इटली का महत्वपूर्ण जो है शहर है फ्लोरेंस, उसका एक भूगोलवेत्ता था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। इसके नाम पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो है नामकरण हुआ अमेरिका। और इसको दुनिया ने नई दुनिया का नाम दिया। कई बार ये प्रश्न आ जाता है नई दुनिया के बारे में आप क्या जानते हो, तो हम लिखेंगे कोलंबस के द्वारा खोजे गए दो महान महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोपीय देश पहली बार इस दुनिया से क्या हो रहे थे? रूबरू हो रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता था यहां पर कि अमेरिका के अंदर जो है वो स्पेन ने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे की। तो जो स्पेन के जो नाविक होते थे ये अपने साथ क्या रखते थे? बारूद और घोड़ा रखते थे, जिसकी बदौलत इनकी सैन्य शक्ति क्या थी? मजबूत थी। और इन्होंने स्थानीय लोगों को बंदी बना लिया और इन लोगों को कहा कि आप हमें क्या देंगे? नजराना देंगे, भेंट देंगे, और हमारे लिए सोने और चांदी की जो खान है उसके अंदर क्या करेंगे? काम करेंगे, खानों में काम भी करेंगे। और विशेष बात यह थी कि प्रारंभ में जो खोज है उसके लिए क्या करना पड़ता था? छोटी छोटी बस्तियां बसानी पड़ती थी, और जिसमें रहने वाले जो स्पेनी होते थे वो मजदूरों के ऊपर क्या रखते थे? नियंत्रण रखते थे कि किस प्रकार अमेरिका के अंदर स्पेन साम्राज्य क्या हुआ? स्थापित हुआ। तो पहली बार इन्होंने छोटी छोटी यहां पर बस्तियां बनाई, मजदूरों के ऊपर नियंत्रण किया, उनके खानों के अंदर क्या करवाया? काम करवाया। इसके साथ साथ नए स्रोत खोजने के लिए सोने के उन्होंने स्थानीय लोगों को सेना में भी भर्ती किया, निगरानी करने वाले कामों में भी इनको क्या किया? शासन किया। और सोने के लालच के अंदर हिंसाएं भी बहुत भड़कती थी, क्योंकि स्थानीय लोग इनका क्या करते थे? विरोध करते थे। और जब सैनिकों ने इन लोगों का दमन किया, उनसे बेकार ली, तो यहां पर महामारी ने भी क्या कर लिया? एक रूप ले लिया। और वो महामारी कौन सी थी? चेचक। ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि अमेरिका के अंदर सबसे पहली जो महामारी फैली थी उसका नाम क्या था? तो चेचक था। और चेचक के जो रोगाणु है, इनके जो विषाणु है वो किसके साथ आए थे? इन यूरोपीय लोगों के साथ। यूरोपीय लोग तो इस चेचक के विषाणु से क्या थे? हैप्चुअल थे। उनके अंदर तो इन विषाणुओं से लड़ने की क्या थी? प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन अमेरिका के लोगों में नहीं थी। कि जैसे कि आज वर्तमान के अंदर आप किसका खौफ देख रहे हैं? कोरोना जो वायरस है इसका खौफ आप देख रहे हैं पूरे विश्व में। इसी प्रकार इस 15वीं शताब्दी के अंदर किसका खौफ था? चेचक का खौफ था। और अमेरिका के अंदर ये महामारी जो है वैश्विक स्तर के ऊपर फैल गई, और यहां पर बहुत अधिक लोगों की क्या हुई थी? मौत हुई थी। और स्थानीय लोग इन बीमारियों का कारण किसको मानते थे? अदृश्य गोलियों को। उन्होंने कहते थे कि इन्होंने कोई बिना दिखने वाली जो है गोलियां चला दी हैं। यह प्रश्न आ जाता है कई बार कि स्पेनियों द्वारा चलाई गई अदृश्य गोलियों के बारे में आप क्या जानते हो? तो हम यहां बताएंगे कि स्पेनी लोगों के शरीर के अंदर चेचक के विषाणु थे। जब स्पेनी लोग अमेरिका में पहुंचे तो वो विषाणु जो है अमेरिकी लोगों के शरीर में क्या हो गए? चले गए। और अमेरिकी लोग उन विषाणुओं से लड़ने की क्षमता नहीं रखते थे, इसलिए उन लोगों की क्या हो गई? मौत हो गई। तो यहाँ रहने वाले जो अरावाको जो लोग थे उनकी जीवन शैली था उसका क्या हो गया? लोप हो गया। और कोलंबस के अभियान के बाद स्पेन वासियों के द्वारा
इन लोगों ने मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका की खोज भी क्या होगी, बराबर चलती रही और उसके अंदर सफलता मिली। और आधी सदी के भीतर ही स्पेन वासियों ने 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को खोज करके उसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और उपयुक्त घटनाओं से स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र में 2 बड़े साम्राज्य जीते। कौन कौन से 2 बड़े साम्राज्य जीते थे? 2 व्यक्तियों के सहारे, हरमन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो, कब्जे में ले लिया। और यह काम इन 2 महत्वपूर्ण नाविकों ने किया। उनके अभियानों के द्वारा जो किया गया खर्च था वो स्पेन के जमींदारों ने, नगर परिषद के अधिकारियों ने, अभिजात वर्गों ने उठाया। और इन अभियानों में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षित हिस्से को बदले में अपने अस्त्र शस्त्र भी क्या करवाए, मुहैया करवाए। और आइए अब हम हमारे नेक्स्ट बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। जो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कोर्टेस और पिजारो। तो पहला हमारा बिंदु आता है कोर्टेस और एज़टेक के लोग, और इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।